हेलो दोस्तों। तो आज के आपके ज्योग्राफी की प्री क्योर की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज से हमने आपकी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की तरफ इनिशिएटिव शुरू किया है, विच इज़ योर 2 मिनट सीरीज़। तो उसका डे 1 का लेक्चर सुबह आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्टॉप द वीडियो हियर, गो बैक टू दैट 2 मिनट सीरीज़, उसको देख के फिर यहाँ आए तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइंड रहेगी। इसके अलावा दो और चीज़ों की हम बात करेंगे आज। पहली चीज़ कि जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसमें जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं उसका बैकग्राउंड भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी ये जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करती है, बट यू ऑलरेडी न्यू दैट। तो जो भी आपके आज हम न्यूज़ आइटम्स पढ़ेंगे उनका हम बैकग्राउंड डेफिनेटली पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसनॉमर है जिसमें कि हमें ये लगता है कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन डिफरेंट है। बिल्कुल भी नहीं। ये जो आने वाले 4-5 महीने हैं, जितना यहाँ पे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उतना ही मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे कि ये जो भी आप अभी डेटा या न्यूज़ आइटम्स पढ़ रहे हैं इनको आप अपने मेंस में रिप्रोड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें याद करनी है, आज हम इसी सभी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहली न्यूज़ आइटम्स देखें तो सबसे पहली न्यूज़ कहती है दैट इंडिया हैज सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। कि इंडिया ने एक ग्रुप बनाया है सो दैट जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी आए। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता न्यूज़ के बारे में कुछ, तो एनर्जी सिक्योरिटी में बेसिकली क्या हो रहा है ना, लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ थॉट प्रोसेस एज वेल। बेसिकली क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि एनर्जी अवेलेबिलिटी की हम बात करें। मान लीजिए कि कोई एनर्जी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे एनर्जी पहुँचाई जाए, एनर्जी पहुँचाने के लिए इंफ्रा क्रिएट किया जाए। राइट, तो इन्हीं 2-4 चीज़ों पे आजकल बात हो रही है। अगर आप देखो तो 3 बेसिक कीवर्ड्स होंगे आपके कहीं भी एनर्जी सिक्योरिटी में। एक तो एनर्जी, जो भी एनर्जी स्कार्स रीजन्स हैं उन पे एनर्जी रिसोर्सेज को पहुंचाया जाए, पहुंचाने के लिए इंफ्रा की क्रिएशन की जाए, और तीसरा जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन चल रहा है, क्लीन एनर्जी। राइट, कि जो भी क्लाइमेट से एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेगी इन्हीं 3 रीजन्स पे बात करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव देखो तो ऑब्जेक्टिव क्या है उनका कि डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रा, कि इंफ्रा की किस तरह से ये एनर्जी यूज़ की जाए, किस तरह से इनको आगे भेजा जाए, इस पर बात होगी। दूसरी चीज़, जिन भी जगहों पे एनर्जी शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे एनर्जी को भेजा जाए। राइट, लेट्स से गैस पाइपलाइंस बनाई जाए, कुछ ऐसी बातें। और तीसरी चीज क्लीन एनर्जी की बात, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। सिंपल था, याद रहेगा। अब इस एनर्जी ग्रुप को सेज कहा जाता है। सेज का मतलब क्या है? साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से एनर्जी कोऑपरेशन होगी? ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो डायलॉग होगा, राइट, पॉलिसी डायलॉग, और उसके बाद इन सभी तीनों चीज़ों को केटर करने के लिए कैपेसिटी बनाई जाएगी। उसी की बात हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है जी। तो अब आप सोचो कि इस चीज़ को आप मीन्स में कैसे रिप्रोड्यूस करोगे। प्री के लिए बहुत सिंपल था। मीन्स में रिप्रोड्यूस कैसे होती है? जब आपको ऐसे सवाल आते हैं कि इंडिया किस तरह की इंटरनेशनल कोऑपरेशंस कर रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े, या मान लीजिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि इंडिया ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप क्या करेंगे? कभी भी अगर आप स्टेप्स की बात करेंगे, आप मीन्स में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंडिया के इन जनरल अपनी कंट्री के अंदर स्टेप्स क्या हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे सेज के बारे में कि इंडिया ने कॉन्स्टेंटली हाई लेवल ग्रुप्स जो हैं उनको सेटअप किया है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो आप देख रहे हो, ये जो भी आप प्री के लिए पढ़ रहे हो, इन्हीं को जब आप मेंस में रिप्रोड्यूस करोगे एज एग्जाम्पल्स, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। ठीक है, अब जैसा कि मैं कह रही थी कि आपको बैक एंड सारा जानना चाहिए, तो जो एनर्जी सिक्योरिटी से एसोसिएटेड इंडिया का एक बहुत ही अच्छा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है विच इज कॉल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो बेसिकली इंडिया क्या कह रहा है कि एक ग्रिड बनाई जाए। राइट, इसका मतलब है अक्रॉस नेशंस। ठीक है,
पावर ट्रांसमिशन को इंटरकनेक्ट किया जाए, ऐसी ग्रिड्स बनाई जाएं कि बहुत सारे वर्ल्ड के नेशंस जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाएं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अभी तक कहा गया है कि 140 कंट्रीज को इस तरह से कनेक्ट किया जाए वाया ग्रिड्स की पावर ट्रांसमिशन इजीली हो सके। अब इस पूरी प्रोसेस की अभी शुरुआत हुई है, बस लेट्स से कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पे बिल्ड करना ज़रूरी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो कहाँ से आ रही है? वर्ल्ड बैंक से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स कि कौन इनको असिस्ट कर रहा है। एग्जाम में हो सकता है वर्ल्ड बैंक की जगह ADB लिख दे, AIIB लिख दे, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि किस तरह से इंडिया एसोसिएटेड है। बहुत सिंपल है कि इस पूरे सोलर स्पेक्ट्रम को कहा गया है कि अगर हम इंडिया को बीच में मान लें, ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं, वेस्ट में कुछ कंट्रीज हैं। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो वो कह रहे हैं अगर इंडिया को हम फलक्रम में मान लें इसके, तो ये जो पूरी जो ग्रिड कनेक्टिविटी है इंडिया से ईस्ट में जाएगी, राइट, टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, म्यांमार, और वेस्ट में जाएगी टू अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज। अगर आपको याद हो ऊपर मैंने बताया था 140 कंट्री तक ही अभी इसे इमेजिन किया गया है। तो इवेंचुअली जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और कंट्रीज को भी इंटरकनेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, वो ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया जा रहा है। डेफिनेटली एनर्जी सिक्योरिटी रीज़न है इसका, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। जियोपॉलिटिकल रीज़न क्या है इसका कि फॉर एग्जांपल चाइना बहुत कंट्रीज़ को हेल्प करता है वहाँ पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डेवलप करके, राइट। तो इंडिया भी चाहता है कि ऑल्दो इंडिया ऑलरेडी इन कंट्रीज डिफरेंट ट्रेड पैक्ट्स में है, ट्रेड अग्रीमेंट्स में एसोसिएटेड है, लेकिन इंडिया चाहता है कि वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी एसोसिएट हो ताकि इंडिया को भी मौका मिले इंफ्रा के जोन में जो है अपनी सुप्रीमेसी असर्ट करने का, इंफ्रा के जोन में अपनी लीडरशिप पोजीशन पे आने का। एंड बिकॉज इंडिया आज इन्हें एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ली थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के समय में, राइट, सोलर एनर्जी की टर्म्स में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इंडिया और भी आगे बढ़ना चाहता है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि हर न्यूज़ के बैकएंड पे जाना ज़रूरी है। तो जो ये हमने ग्रिड वाला प्रोग्राम पढ़ा, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इसकी शुरुआत या इसका प्रपोजल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2018 की असेंबली में दिया गया था, right? So it was proposed by India in 2018 Assembly of ISA. 2018 Assembly of ISA का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बनने के बाद 2018 में जो है इसकी जो असेंबली हुई, लेट्स से कि कोई भी अगर अलायंस होता है हर साल या हर 2 साल में, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन जो कि डिसाइड की गई है, उनकी असेंबलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में भी असेंबली हुई थी इसकी। तो इस तरह की असेंबली में, इस तरह की मीटिंग जो 2018 में हुई थी, वहाँ पे इसे प्रपोज किया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कब प्रपोज किया गया। अब किसकी असेंबली थी? ISA की। तो ISA के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ISA जो है 2015 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब इसके लिए कोई स्पेशल इनिशिएटिव नहीं हुआ था कि हम ISA लॉन्च कर रहे हैं। रादर जो ये COP21 है, COP कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको पता होगा, उसी के साइडलाइंस पे इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसका बेसिक एजेंडा क्या था? सोलर अलायंस है, तो ऑब्वियसली एजेंडा क्या होगा कि सोलर एनर्जी पे आपकी डिपेंडेंस बढ़े। अब सोलर एनर्जी तो क्लीन एनर्जी है, अगर क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक एजेंडा क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस को रिड्यूस किया जाए और सोलर एनर्जी की तरफ जाया जाए। ठीक है जी। अब उस समय क्या बात हुई थी कि इस प्रोजेक्ट में सनशाइन कंट्रीज मोस्टली रहेंगी। सनशाइन कंट्रीज, इन कंट्रीज को कहा गया ऐसी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। लेकिन ये सिर्फ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की बात की गई थी, और भी कंट्रीज ने इवेंचुअली ज्वाइन किया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं है। लेकिन उस समय डिफरेंस क्या था कि ऐसा कहा गया था कि जितनी भी कंट्रीज इन दोनों के बीच में हैं, जिन्हें सनशाइन कंट्रीज कहा जा रहा है, वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं के पास होंगे। इनके अलावा जो भी कंट्रीज ज्वाइन होंगी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। अब इसका मेंस पर्सपेक्टिव देखते हैं। कभी भी मान लीजिए IR में आपको ऐसे सवाल आते हैं कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस के साइड लाइन्स पे, या आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जब भी कोई समिट्स होते हैं तो बहुत सारे जो स्टेट्स के हेड होते हैं वो
बिल्कुल साइडलाइन पे अपने खुद के सबमिट्स करते हैं। तो इफ़ दे आस्क यू कि ये जो साइडलाइंस पे करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कितनी सक्सेसफुल हैं या कितनी नहीं है, वहाँ पे आप इनको डेफिनेटली डाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि COP21 की साइडलाइन पे जो है ISA आया था, राइट। सो अगर आप लिखो COP21 की साइडलाइंस पे ISA आया था, जो कि कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सोलर एनर्जी। अगेन ISA की 2018 की असेंबली में जो है आपका वन ग्रिड वाला प्रोग्राम आया, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों को आप एज सक्सेस ऑफ द साइडलाइंस जो समिट्स होते हैं उनकी आप बात कर सकते हो। तो आप देख रहे हो द डिफरेंस बिटवीन एनी बडी गेटिंग मोर मार्क्स इस कि वो जो लोग हैं वो एग्जाम्पल्स कोट करें। ये जो एग्जाम्पल्स आप प्री में याद करेंगे यही आपको मीन्स में ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर JNK। ठीक है, तो JNK की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सबसे पहली चीज़ फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कहीं पर आपने पढ़ा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होती है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? देखो, जहाँ भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा हुआ आया है उसका मतलब है उस पर्टिकुलर स्कीम की 100% फंडिंग जो है वो सेंटर कर रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि स्टेट भी उसमें कुछ अपना योगदान देगा। कई बार आपने देखा होगा फंडिंग्स में 60-40 का रेशियो होता है, 90-10 का रेशियो होता है। तो जब ऐसे रेशियो में डिवाइडेड हो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। लेकिन यहाँ पे 100% पैसा कौन दे रही है? सरकार दे रही है। अब देखो, न्यूज़ से ही हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की स्कीम है। इंडस्ट्री डेवलप करने की बात हो रही है, यानी कि JNK में इंडस्ट्री डेवलप होगी प्लस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड जो सर्विसेज हैं उनकी भी डेवलपमेंट होगी, जिससे इवेंचुअली क्या होगा? ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन होगी इन द स्टेट। अब क्योंकि इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, तो स्पेसिफिक स्किल सेट की भी जॉब्स होंगी, तो उन स्किल सेट की डेवलपमेंट होगी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको मान लो GS1 में सोशल इश्यूज पे क्वेश्चंस आ जाए कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं डेवलपमेंट के लिए, तो आप उनमें इन स्कीम्स को डाल सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सो एंड सो स्कीम्स फॉर JNK, दिस इज वेयर इट हेल्प्स। या मान लीजिए इसी चीज़ को आपको GS3 में सवाल आ जाए कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली लिखिए कि ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, राइट, या बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, उसके लिए सरकार ने ये स्कीम ली है। तो आप देख रहे हो, ये जो स्कीम्स आप पढ़ रहे हो, जो ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो, ये आपको मीन्स में कोट करने हैं। नेक्स्ट चीज़, कौन से साल तक इस स्कीम का पीरियड है? अगेन इंपॉर्टेंट, 2021 to 2036 to 37। ठीक है, अब इस डेवलपमेंट स्कीम में बेसिकली कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, राइट, इंडस्ट्रीज़ को कि आप आइए और वहाँ पे हमारी जो JNK है वहाँ पे हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ लगाइए। किस तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? 4 तरह के इंसेंटिव्स हैं। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे लेट्स से कि आपने जो भी इंफ्रा वहाँ क्रिएट किया, बिल्डिंग्स क्रिएट की, इन सब पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगेन कैपिटल इंटरेस्ट, मान लीजिए कि आपने इस कैपिटल को बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन लिया है, अगर आप उस लोन की पेमेंट सही समय पे करेंगे, लोन के इंटरेस्ट आप सही समय पे करेंगे, तो इंटरेस्ट आपके इवेंचुअली कम कर दिए जाएंगे। इस इंटरेस्ट कम करने को क्या कहते हैं? कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। सिमिलरली GST जो आप पे करें उस पे आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। सिमिलरली जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ऐसा पैसा जो आपको रोजमर्रा की चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, एवरीडे चीज़ों के लिए, उनमें भी जब आप लोन वापस करेंगे जो इंटरेस्ट होगा सही समय पे देंगे तो उनको भी आपको इंसेंटिव मिलेंगे। नाउ व्हेन यू रीड द होल न्यूज़ ना, इनमें अगर आप देखोगे इन चारों में एग्जैक्टली अमाउंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपको अमाउंट्स नहीं याद होने चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अब इसको मीन्स में भी यूज़ कर सकते हो। पता है कैसे? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो आप लिखिए इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए सरकार को। अब आप 1-2 एग्जाम्पल्स दे दो, किस तरह के इंसेंटिव? GST बेस्ड इंसेंटिव दे दें और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव दे दें। तो दिस इज व्हाट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो अब से आप जो भी मेंस तक अपना पढ़ेंगे या प्रीलिम्स की शुरुआत तक पढ़ेंगे, उनको काफ़ी ध्यान से पढ़िए, बिकॉज वो आपको मेंस में रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया का जो
आर्कटिक एक्सपीडिशन है दैट इज टू रिज्यूम इन जून। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से इट वाज एट हॉल्ट, लेकिन दोबारा से जून में शुरू होने की बात है। तो न्यूज़ आइटम तो बहुत सिंपल चीज़ कहता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि बैकएंड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जानने वाली क्या है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एग्जाम में आपसे पूछेंगे नहीं, कि जो आर्कटिक रिसर्च है इंडिया में, जो ये बात है कि आपको एवरी समर एंड विंटर वहाँ जाना ही है स्टडी करने आर्कटिक में, ये 2007 में शुरू हुआ और तब से हर साल इंडिया वहाँ पे एक्सपीडिशन भेजता है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली देयर आर अदर थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट आर्कटिक। पहला, आर्कटिक से एसोसिएटेड देयर समथिंग कॉल्ड इंडिया आर्क। बिल्कुल प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इंडिया आर्क क्या है? आर्कटिक रीजन में इंडिया की पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। राइट, कब डिप्लॉय हुई थी? 2014 में नॉर्वे में। और इस ऑब्जर्वेटरी का बेसिक एजेंडा क्या है? आर्कटिक का क्लाइमेट पढ़ना प्लस उसका क्या इन्फ्लुएंस है मॉनसून पे वो भी पढ़ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कैसे याद रहेगा? बेस्ट पार्ट प्रीलिम्स में वहां पे जाके पहचाननी है चीजें, तो इस हिसाब से पढ़िए कि आप उसको इजीली पहचान सके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक काउंसिल जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी कंट्रीज जो है आर्कटिक काउंसिल का फुल टाइम मेंबर्स है। ध्यान रखना, ये जो आर्कटिक काउंसिल है दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इनका बेसिक एजेंडा क्या है कि आर्कटिक की जो गवर्नमेंट्स हैं जो भी इश्यूज फेस करती हैं बिकॉज आर्कटिक से एसोसिएटेड हैं वो, या आर्कटिक में उनकी टेरिटरीज हैं, उनको रिजॉल्व करना, प्लस ऐसे लोग जो आर्कटिक में रहते हैं वहाँ के इंडिजिनस लोग, उनको उनके इश्यूज को भी एड्रेस किया जाता है। अब आर्कटिक काउंसिल के मेंबर स्टेट्स कौन है? ऐसे स्टेट्स जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेरिटरी है आर्कटिक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डायग्राम को देखो, जितने भी डार्क ब्लू में रीजन्स हैं उनकी कहीं ना कहीं टेरिटरी है आर्कटिक में, वो सभी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, फुल टाइम मेंबर्स। लेकिन अगर आप देखो ये जो लाइट ब्लू कलर है ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, या हम यहाँ से करने की कोशिश करते हैं, अगर आप देखो कनाडा, नॉर्वे, रशिया, जितनी भी यूएसए, जितनी भी ऊपर वाली स्टेट्स हैं ये सब मेंबर स्टेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सो यू हैव कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। ये आपको अपने एंड पे याद करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में सवाल आ चुका है। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया इज स्टिल एन ऑब्जर्वर स्टेट, राइट, तभी आप देखो इंडिया लाइट ब्लू कलर में है। अब इसकी मान लीजिए कि आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया ने आर्कटिक प्रोग्राम्स में क्या कंट्रीब्यूट किया है, या आर्कटिक में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसमें जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डाल सकते हो कि इंडिया ऑलरेडी आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेट है। तो कहीं ना कहीं जो आर्कटिक काउंसिल के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप देख रहे हो, सिंपल न्यूज अबाउट आईआर है ना, उसको हमने ज्योग्राफी से एसोसिएट कर दिया इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसलिए मैं कह रही हूँ प्री की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट, कोची मंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन है आपकी। ठीक है, पहली चीज जो ध्यान में देनी है, एलएनजी पाइपलाइन है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट। दूसरी चीज, कोची से मंगलुरु के बीच में, राइट, मंगलुरु एंड कोची, इसका मतलब है कौन सी दो स्टेट्स के बीच में है ये? केरला एंड कर्नाटका, राइट। सो ध्यान रखिएगा, जब भी इसकी बात आती है तो इस पर्टिकुलर पाइपलाइन की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो पाइपलाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ वन प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड वन नेशन वन गैस ग्रिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार कहती है कि एक नेशन और एक गैस ग्रिड बनाना चाहती है जहाँ पे एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए। नेशनल ग्रिड का मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी पावर स्टेशंस हैं या सब स्टेशन हैं उन सभी को कनेक्ट किया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बन जाए। इट विल बी ईजियर टू पास ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आप इन सभी पावर स्टेशंस को एक साथ जोड़ देते हैं, वाया ग्रिड सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तो सबसे पहला एजेंडा क्या आपका सॉल्व होगा कि जितने भी पावर सेंट्रिक रीजन्स हैं वहाँ पे जो पावर स्कार्स रीजन्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी ईजिली भेज सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंगल भी रहेगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अगर जाएगी तो ऑब्वियसली देयर बी पेमेंट्स। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है वो ट्रेडिंग ऑफ पावर, जो पावर ट्रेड की हम बात करते हैं, उसके भी मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाएंगे। तो जितना ये
एनर्जी के टर्म्स में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये इकोनॉमी के टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन की अगर आपको सिग्निफिकेंस पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि वन नेशन वन ग्रिड की सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप लिखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक अलग मार्केट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इन सभी चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। एक अक्रॉस स्कीम है आपकी। अक्रॉस का अगर हम फुल फॉर्म देखें ना, यहाँ हम गलती क्या करते हैं, हम ना स्कीम्स के पूरे नाम ही नहीं पढ़ते। अगर हम ध्यान से नाम पढ़ें तो वही आंसर्स आ जाते हैं हमें। फॉर एग्जांपल अक्रॉस का पूरा नाम क्या है, देखिए, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज, यानी कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने की बात है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उनका बेसिक मैंडेट क्या है, उनका काम है कि भाई आपको जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है, मान लो आपने वेदर फोरकास्ट करना है, क्लाइमेट की बात करनी है, या नेचुरल हेजार्ड्स, फॉर एग्जांपल जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते हो आप, साइक्लोन, सुनामीज, इन सब के बारे में है, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को। तो इसी मैंडेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अक्रॉस स्कीम की बात की है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल आप देखोगे IMD, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकॉइस, इन सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल के 9 प्रोग्राम्स बनाए हैं। इन 9 प्रोग्राम्स के अंडर उनका एजेंडा क्या है कि हम जो ये वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट है इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करें, इन पर रिसर्च करें, और ये जितने भी हम रिसर्च कर रहे हैं या इनसे जो भी हमें एडवांटेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे डिजास्टर फोरकास्ट करना है, वेदर फोरकास्ट करना है, किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को जनता को दिया जाए, डिसेमिनेट किया जाए, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाए, उसके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो द मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल कैन आस्क यू क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ इट। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इसमें से एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकॉइस। इनकॉइस का फुल फॉर्म क्या है, देखो, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि इनकॉइस का बेसिक एजेंडा क्या है कि ओशन इंफॉर्मेशन और ओशन से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस को बेस्ट पॉसिबल वे से आपको दिया जाए। मैंने ऐसे आपको दिया जाए ना, इट जस्ट मीन्स नॉट ओनली यू बट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसी, साइंटिफिक कम्युनिटीज फॉर मोर रिसर्च, इन सभी चीज़ों में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्रॉस स्कीम अगर आप देखो, दे कैन ऑलवेज आस्क यू बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और दे कैन आस्क यू द मिनिस्ट्री, और दे कैन आस्क यू अबाउट द एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ओके, विच रिमाइंड्स मी, जो हमने पिछली न्यूज़ पढ़ी है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि आप जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे रिजिलियंट बनाएंगे खुद को, तो आप लिख सकते हैं कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, और आप लिखेंगे कि उन स्टेप्स में से एक स्टेप का एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, अक्रॉस स्कीम। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस स्कीम देयर, आपको बस अक्रॉस लिखना है एंड दैट इज इनफ। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट ने लिखा कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स द सेम, बट यू राइट इनिशिएटिव्स एंड देन यू राइट एन एग्जाम्पल एज अक्रॉस, दैट इज व्हाट फेचेस यू मोर मार्क्स। तो ये जो रैंक्स का डिफरेंस है, ये यही एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एनीवेज लेट्स कम बैक टू सागरमाला सीप्लेन। तो सागरमाला की अगर हम बात करें तो आप ये जितने भी पोर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन पोर्ट से एसोसिएटेड डेवलपमेंट है ना, कोस्टल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं। अगर हम सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे पहली बात मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का इनिशिएटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्कीम की आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, पर ध्यान रखना कई बार ना आपको मिनिस्ट्रीज नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स डायरेक्टली नीति आयोग के अंडर होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान से ढूंढना है। तो सागरमाला प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, पोर्ट जितने बनाए हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है, जितने भी पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से, ठीक है, और ये जो पोर्ट्स हैं, जब बहुत ज़्यादा इंफ्रा आएगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो मैरीटाइम ट्रेड है उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और जितनी भी कोस्टल कम्युनिटी है साथ साथ उनकी भी डेवलपमेंट होगी। कैसे, ऑब्वियसली इंफ्रा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली दीज पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। इनिशियली इट वॉज मोर ऑफ अ पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बट इवेंचुअली कहा गया कि पोर्ट्स के साथ साथ जो वाटरवेज हैं, राइट, या जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं, उन पर भी काम किया जाए।
ठीक है, यू कैन गो बैक एंड रीड अबाउट कि नेशनल वाटर 1 से लेके नेशनल वाटरवेज 6 तक कौन से 6 वाटरवेज हैं, ठीक है, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़, हाँ, अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोस्टल डेवलपमेंट के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। आप इन चारों स्टेप्स को वहाँ पे कर सकते हैं कि कोस्टल डेवलपमेंट के लिए पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की कनेक्टिविटी, उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे एम्प्लॉयमेंट होगी और उससे कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी। तो आप देख रहे हो सब कुछ ही आपके नोट्स में होता है, बस आपको उन्हें सही जगह प्लेस करना है। एंड यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, तो आप लिखिए सागरमाला प्रोजेक्ट डेवलप कर रही हैं, तो इन चीज़ों पे यू कैन स्टिल वर्क ऑन, राइट। अब क्वेश्चन क्या था, सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, तो सी प्लेन लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। A lot of people sometimes confuse it with the airplane, नहीं, सी प्लेन इज दिस द होल थिंग एग्जैक्टली। तो इससे 4 एडवांटेजेस हैं आपको जो कि न्यूज़ में थे। पहली चीज़ क्या हुई कि जो भी रिमोट लोकेशंस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी, बिकॉज ये जो प्लेन्स हैं ये रिमोट आइलैंड्स पे थोड़ी थोड़ी दूर जा सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा इंफ्रा की ज़रूरत नहीं है तो अफोर्डेबल है। दूसरा, इनके लिए जो छोटा छोटा इंफ्रा क्रिएट होगा वो पूरे इंफ्रा की एनहांसमेंट में आपको हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, जो रिमोट आइलैंड्स हैं या ऐसी बहुत सारी जगह हैं वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म से जो पैसा आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे आपका जीडीपी जो है लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगली चीज़ पे आते हैं। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, इंडिया ने रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स के लिए अर्जेंटीना, चाइल और बोलीविया के साथ कोऑपरेशन की बात की है ना। द थिंग इज बिन डन कपल ऑफ डेज बैक, लेकिन बहुत दोबारा से न्यूज़ में थी, इसलिए आई वांट टू डिस्कस हियर नाउ। यहाँ पे ना सिग्निफिकेंस है लिथियम रिजर्व्स की। जो लिथियम सेल्स हैं आपके, दे वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम सेल्स क्या होते हैं, जो लैपटॉप में बैटरीज हैं, जो टॉर्च में बैटरीज होती हैं, इंडिया में ना बहुत ज़्यादा यूज़ तो होते हैं, लेकिन इंडिया मोस्टली इसको इम्पोर्ट करता है, ठीक है, और चाइना से तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता था। तो अब इंडिया की कोशिश क्या है, जो बाकी रीजन्स हैं लाइक साउथ अमेरिका, बिकॉज अर्जेंटीना, चाइल, बोलीविया साउथ अमेरिका से एसोसिएटेड है, तो वहाँ से भी इम्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ एज फार एज दिस बैटरीज एसोसिएटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका आजकल जो न्यूज़ में है स्कीम, दैट इज नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। तो मोबिलिटी से आपका मतलब क्या है, जो मूवमेंट है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि ई मोबिलिटी को प्रमोट किया जाए। ई मोबिलिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात हो रही है या हाइब्रिड व्हीकल्स की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एजेंडा क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स को आगे बढ़ाया जाए, प्लस बैटरी स्टोरेज भी बढ़ाई जाए। बैटरी स्टोरेज की पता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, वो पीपल फेल टू सी इज, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कार्स लोगे तो उनकी चार्जिंग की भी तो ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हर कुछ देर पे आपको चार्जिंग के लिए भी तो इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें कैसे चलेंगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जिस तरह से भी पेट्रोल पंप है कुछ डिस्टेंसेस पे, राइट, उतने ही डिस्टेंसेस पे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे, सो दैट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज़ को, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बार बार चार्ज किया जाए। इसलिए भी इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है जी। तो एक ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के 2 इनिशियल प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो भी मैंने याद दिए हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बैक एंड पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो 2013 में सरकार ने एक प्लान बनाया था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020। बेसिकली 2020 तक दे हैड टू अचीव कुछ माइलस्टोन्स, बट ऑब्वियसली दे हैवंट बीन अचीव्ड येट। उस समय क्या बात हुई थी इस पूरे प्लान में कि एक तो सप्लाई साइड इंसेंटिव दिए जाएंगे कि जो सप्लाई कर रहे हैं इस इंफ्रा को फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, है ना। इंसेंटिव्स कुड बी इन एनी फॉर्म, आपको सब्सिडीज़ दे सकते हैं, ग्रांट्स दे सकते हैं, प्लस जो जिसकी तरफ से डिमांड है, आम आदमी को भी इंसेंटिव दिया जाए कि वो ऐसे इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स को खरीदे। और क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि मैंने बताया कि चार्जिंग इंफ्रा बनाया जाए। एंड इन सभी चीज़ों को केटर करने के लिए सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च भी तो होनी चाहिए। तो इन सभी पैराडाइम्स पे काम करने की बात हुई थी नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम में, ठीक है। अब अगर इस पे सवाल आ जाए, ये भी आपको पता है कि कौन से साल में आया, व्हाट वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, इसी पूरे प्लान के अंडर एक स्कीम निकाली गई थी, फेम इंडिया। फेम इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है कि अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग
के बारे में कुछ ना कुछ इंसेंटिव देता है। तो इस स्कीम में इन्होंने क्या बोला था कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ दीज व्हीकल्स, दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल्सो हाइब्रिड व्हीकल्स। किस तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे? सब्सिडीज दी जाएंगी उन लोगों को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, और इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या जितना भी प्रोसेस है इसको आम जनता के पास पहुंचाने से एसोसिएटेड भी, फॉर एग्जांपल इंफ्रा क्रिएट करना, इंफ्रा क्रिएट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मान लीजिए चार्जिंग इंफ्रा हो या किसी भी और तरह के इंफ्रा, दोनों ही जो लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया गया। तो इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में चलाया गया। 2015 से शुरू होकर 19 में पहला फेज था, और उसके बाद 2019 से 2022 तक दूसरा फेज है। तो अभी जो प्रेजेंट फेज चल रहा है उसको आप कहते हो फेम 2, जो इनिशियल फेज था उसको आप कहते हो फेम 1। अब ध्यान रखना, जैसा कि मैंने कहा था, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसने कि फेम स्कीम को केटर किया है। अब ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला कि मैन्युफैक्चर क्रिएशन या इंफ्रा है ना, तो कितने एरियाज हैं इस तरह के जिन पे फेम स्कीम फोकस कर रही है? 4 एरियाज हैं, राइट। सबसे चीज़ क्या होगी? डिमांड को क्रिएट किया जाए। डिमांड को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली आपको चार्जिंग इंफ्रा भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब चार्जिंग इंफ्रा क्रिएट करने का मतलब है और भी बहुत तरह का इंफ्रा क्रिएट होगा, तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। और टेक्नोलॉजी की बात, कोई भी आप देखोगे जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसको पहले पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाता है। पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है कि छोटे लेवल पे, सो दैट देखा जाए कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो इससे एसोसिएटेड पायलट प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इसको याद करने से बेटर था कि अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को समझ के देखें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। अब मान लो आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप लिखिए ई मोबिलिटी प्लान है आपका, फेम स्कीम है। और क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए, तो आप लिखिए सब्सिडीज़ और देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, चार्जिंग इंफ्रा पे काम करना चाहिए। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, बस इनकी रीअरेंजमेंट है आपकी मेंस में, जिस पे यू विल हैव टू वर्क। ठीक है जी, आई होप आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। हर मंडे इसी तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड आई रिपीट अगैन, अगर अभी तक आपने अपना 2 मिनट सीरीज नहीं देखा है, गो बैक वॉच इट सो दैट आप उसे शुरू से मिस ना करें। ठीक है, तो आज का 2 मिनट था आपका सर्कुलर बायो इकोनॉमी पे, यू कैन स्टिल वॉच इट। इसके अलावा जैसा कि मैंने सुबह भी आपसे कहा था, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। 3 तरह के कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। पहला, अगर आपका स्टैटिक पूरा प्रिपेयर्ड है, राइट, तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स का मॉड्यूल ले सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। ऑल्सो पैरेलली अगर आप खुद को टेस्ट भी करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद द आइडिया ऑफ टेस्ट सीरीज। लास्ट चीज़ है, अगर आपको ये सभी PDF चाहिए, आपको हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। ऑल द PDFs विल बी अवेलेबल देयर इवेंचुअली। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके दोस्तों, बाय बाय।